दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए सिविक्स एग्जाम बूस्टर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, अधिकार वास्तव में सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना आमतौर से कोई व्यक्ति अपने आप में श्रेष्ठतम नहीं हो सकता। अधिकारों की ये परिभाषा किसने दी है? तो सही उत्तर है, अधिकार की ये परिभाषा लास्की यानी हेराल्ड जोसेफ लास्की द्वारा दी गई है कि अधिकार वास्तव में सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना आमतौर से कोई व्यक्ति अपने आप में श्रेष्ठतम नहीं हो सकता। ये लास्की का कथन है। अगला है कि जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, जब स्वतंत्रता रहेगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। ये कथन किसका है? तो ये लेनिन का कथन है। और देखिए दोस्तों, अधिकारों का वास्तविक संरक्षक जनमत होता है, ये किसका मानना है? तो ये गार्नर का कथन है। अगला प्रश्न है, समानता के वैधानिक आयाम को व्याख्यायित करने के लिए वैधानिक व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा। आप याद रखिएगा दोस्तों, समानता के वैधानिक आयाम को व्याख्यायित करने के लिए वैधानिक व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का प्रयोग अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, सही सुमेलन करना है अधिकारों के सिद्धांत और उनके प्रवक्ता। तो देखिए, अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रवक्ता टी.एच. ग्रीन हैं। अधिकारों के नैसर्गिक या प्राकृतिक सिद्धांत के समर्थक जॉन लॉक हैं। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत एडमंड बर्क इसका समर्थन करते हैं। और अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक जेरेमी बेंथम हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत के प्रवर्तक या समर्थक ग्रीन हैं। अधिकारों के नैसर्गिक सिद्धांत जॉन लॉक के द्वारा इसका समर्थन किया गया है। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का जो प्रवक्ता है एडमंड बर्क है। और अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक जेरेमी बेंथम हैं। अगला है कि कौन सी राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? तो आप जानते हैं, विचरण या घूमने फिरने की स्वतंत्रता ये राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिक को काम करने का अधिकार है, उसे अस्तित्व के साधनों के अभिगमन से वंचित करने का आशय है, उसे उस चीज से वंचित करना जो उसके व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाती है। ये कथन किसका है? तो ये लास्की का कथन है। लास्की काम के अधिकार का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि नागरिक को काम करने का अधिकार है, उसे अस्तित्व के साधनों के अभिगमन से वंचित करने का आशय उस चीज से वंचित करना है जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए सहायक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इक्वालिटी शीर्षक की पुस्तक के लेखक कौन है? तो R.H. टॉनी हैं। और देखिए, एक ऐसा दावा जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है क्या कहलाता है? तो उत्तर है अधिकार यानी राइट्स। आप जानते हैं दोस्तों, अधिकार ऐसा दावा है जिसको समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। ये अधिकार की परिभाषा है। अगला है कि नागरिक को कार्य करने का अधिकार है, ये कथन किसका है? तो ये लास्की का कथन है। और कार्य करने के अधिकार से आशय लास्की का ये है कि यदि व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा तो उसे उस चीज़ से वंचित कर दिया जाएगा जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टी.एच. ग्रीन स्वतंत्रता को किस रूप में व्याख्यायित करते हैं? तो याद रखिएगा, टी.एच. ग्रीन स्वतंत्रता को करने योग्य काम करने की क्षमता के रूप में, यानी ग्रीन ने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह मान्यता है कि समानता के पर्याप्त अवसर सभी मनुष्यों को मिलने चाहिए, ये किस सिद्धांत से संबंधित है? तो उत्तर है, ये समानता के उदारवादी सिद्धांत से संबंधित है कि समानता के पर्याप्त अवसर सभी मनुष्यों को मिलने चाहिए। किस विचारक ने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन नहीं किया है? तो सिजविक ने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन नहीं किया है।
प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक बकवास है, ये कथन किसका है? तो ये बेंथम का है। और बेंथम आप जानते हैं वैधानिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य द्वारा अपने सहयोगियों के उत्पीड़न के अभाव के रूप में जो है स्वतंत्रता को किसने परिभाषित किया है? तो मिल्टन फ्रीडमैन ने। और स्वतंत्रता को सनकीपन तथा चारित्रिक विषमता की हद तक कौन न्यायोचित ठहराता है? तो ये है जे.एस. मिल। दोस्तों जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता को सनकीपन और चारित्रिक विषमता की हद तक न्यायोचित ठहराता है। अगला है दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को आवागमन की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है तो उसे वंचित किया जा रहा है किस स्वतंत्रता से? तो याद रखिएगा, आवागमन की स्वतंत्रता नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत है। और यदि किसी व्यक्ति को आवागमन की स्वतंत्रता नहीं है तो उसे नागरिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो ये एक सामाजिक अधिकार नहीं है। पूछा गया है कि सामाजिक अधिकार नहीं है, तो मत देने का अधिकार सामाजिक अधिकार नहीं बल्कि एक विधिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकारों में क्या शामिल नहीं है? तो दोस्तों काम पाने का अधिकार जो है वो राजनीतिक अधिकारों में नहीं बल्कि नागरिक अधिकारों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, अधिकार राज्य द्वारा मान्य और प्रभावी की गई मांग है, ये कथन किसका है? तो ये बोसांके का कथन है। और आप देखिए, एक महत्वपूर्ण कथन है कि समाज के विरुद्ध अधिकार परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति है, ये कथन किस विचारक का है? तो ये ग्रीन का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिकारों का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो आप जान लीजिए, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत या थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स जो है ये अधिकारों का सबसे पुराना सिद्धांत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता और समानता का सर्वश्रेष्ठ समन्वय संभव और व्यवहारिक है किस प्रकार की व्यवस्था में? तो याद रखिएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत स्वतंत्रता और समानता का सर्वश्रेष्ठ समन्वय जो है संभव है और व्यवहारिक भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, यह विचार कि न्याय और समानता में घनिष्ठ संबंध है, ये किसने प्रस्तुत किया? तो ये समाजवादियों ने प्रस्तुत किया। और एक कथन है कि निसंदेह समानता में निश्चित रूप से सामान्यीकरण की प्रक्रिया का विचार निहित है, ये किसका कथन है? तो ये लास्की का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कथन है कि अन्याय का जन्म वहाँ होता है जहाँ समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है और इसी तरह जब असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, तो ये अरस्तु का कथन है। अगला प्रश्न है, बिना कुछ समानता के स्वतंत्रता खोखली होगी और स्वतंत्रता के बिना समानता निरर्थक होगी, ये कथन किसका है? तो ये लास्की का कथन है। और एक महत्वपूर्ण कथन है, आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो अरस्तु ने दोस्तों आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और वो कहते हैं समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाना चाहिए। आप जान लीजिए कि अन्याय का जन्म वहाँ होता है जहाँ समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है और इसी तरह असमान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह सिद्धांत जिसके अंतर्गत ये माना गया है कि अधिकार किसी समाज की प्रथाओं और परंपराओं का परिष्कृत रूप है, तो ये विचार किस सिद्धांत में निहित है? तो दोस्तों अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मान्यता ये है कि अधिकार किसी समाज की प्रथाओं और परंपराओं का परिष्कृत रूप है। अगला प्रश्न है, अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का समर्थन करने का श्रेय किसे है? तो ऑस्टिन और बेंथम को। दोस्तों अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का समर्थन प्रमुख रूप से बेंथम और ऑस्टिन के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, यानी नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये नारा किसको इंगित करता है? तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, वह संकल्पना जिसकी आलोचना स्वतंत्रता के विरोधाभास के रूप में की गई है, तो रूसो के जनरल विल या सामान्य इच्छा को। याद रखिएगा दोस्तों, रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा या जनरल विल के सिद्धांत की आलोचना स्वतंत्रता के विरोधाभास के रूप में की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की कौन सी आलोचना है? तो दोस्तों नैसर्गिक अधिकारों का सिद्धांत ये मानता है कि समाज में ये पूर्व अधिकार, समाज में पहले से ही ये अधिकार मौजूद थे। ये नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की आलोचना है।
अगला प्रश्न है, वह राजनीतिक अधिकार जो भारत में सिविल सेवक को उपलब्ध नहीं है। तो देखिए, राजनैतिक विचार व्यक्त करना, राजनीतिक आंदोलन को समर्थन देना और राजनीतिक दल को वित्तीय सहयोग देना, ये भारत में सिविल सेवक को उपलब्ध अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन को प्रवर्तित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था? तो ये था स्वीडन। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव अधिकारों की दूसरी पीढ़ी में कौन से अधिकारों को शामिल किया जाता है? तो याद रखिएगा, उत्पीड़न और दासता से मुक्ति का अधिकार ये मानव अधिकारों की दूसरी पीढ़ी में शामिल किया जाता है। अधिकारों के विधिक सिद्धांत की मान्यता क्या है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, अधिकारों के विधिक सिद्धांत की मान्यता है कि ये अधिकार जो हैं ये राज्य की कृति हैं। अगला है कि स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय एक ऐसे वातावरण का चाव भरा अभिरक्षण है जिसमें सभी मनुष्यों को अपने सर्वश्रेष्ठ विशेषताओं को मुखरित करने का अवसर प्राप्त हो। H.J. लास्की के उपर्युक्त कथन में जो विचार निहित हैं वो क्या अभिव्यक्त करता है? तो दोस्तों, ये मानता है कि स्वतंत्रता मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों का अनुरक्षण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता की अवधारणा घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है किससे? तो याद रखिएगा, व्यक्तिवाद से, क्योंकि व्यक्तिवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि न्याय तथा समानता में घनिष्ठ संबंध है, ये विचार किसका है? तो ये समाजवादियों का विचार है और आप जानते हैं समाजवादी मुख्य रूप से समानता पर बल देते हैं और असमानता को समाप्त करने की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता और समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना संभव है किस प्रकार की व्यवस्था में? तो लोकतांत्रिक समाजवाद में। और दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न है कि यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने आप से संघर्ष करने लगेगी, ये कथन किसका है? तो ये बार्कर का कथन है। और एक प्रश्न और भी बहुत महत्वपूर्ण है, स्वतंत्रता को स्व आरोपित कर्तव्य भाव के परमादेश के अनुपालन के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो इमैनुअल कांट ने दोस्तों स्वतंत्रता को स्व आरोपित कर्तव्य भाव के परमादेश के अनुपालन के रूप में परिभाषित किया है। अगला है कि समानता के मुख्य लक्षण क्या हैं? तो विशेषाधिकारों का अभाव, सभी व्यक्तियों को अपनी क्रियात्मक शक्तियों के विकास के समान अवसर और जाति, धर्म तथा रंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव न करना, ये समानता के प्रमुख लक्षण हैं। अगला प्रश्न है, वह राजनैतिक वैज्ञानिक जिसने स्वतंत्रता की अवधारणा को सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के दो घटकों में व्यक्त किया है? तो ये हैं आइजिया बर्लिन। अधिकारों पर बर्क पेन विवाद केंद्रित नहीं है, तो अधिकारों के राजनीतिक या आर्थिक होने पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता के मार्क्सीय संकल्पना के अनुरूप क्या है? तो आप जान लीजिए, मानवीय रचना, धार्मिकता की अभिव्यक्ति, विच्छिन्नता का अंत और आत्मसिद्धि, ये स्वतंत्रता के मार्क्सवादी संकल्पना के अनुरूप है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे, ये कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कहा है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए और अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरुद्ध नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, ये कथन किसका है? तो ये लास्की कहते हैं। और एक अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है, कौन सा अधिकार? तो नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है, ये कथन किसका है? तो ये TH ग्रीन का कथन है। और दोस्तों, लाक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो धर्म का अधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं है। और लाक ने दोस्तों LLP, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत रखा है, यानी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को वो प्राकृतिक अधिकार कहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किसने किया है? तो TH ग्रीन ने। अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय किसे है? तो ऑस्टिन को। लास्की ने स्वतंत्रता को माना है, तो नियंत्रण के अभाव के रूप में लास्की ने स्वतंत्रता को माना है। संरक्षात्मक भेदभाव का विचार संबंधित है किससे? तो याद रखिएगा, संरक्षात्मक भेदभाव का विचार समानता के विचार से संबंधित है।
यहाँ पर दोस्तों सही सुमेलन करना है। राजनीतिक समानता में एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत, सामाजिक समानता में भेदभाव का अंत, आर्थिक समानता में शोषण के अंत और कानूनी समानता कानून के समक्ष समानता में विश्वास करता है। तो एक बार फिर से, राजनीतिक समानता मानता है एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत, सामाजिक समता भेदभाव के अंत की बात करता है, आर्थिक समानता मानता है कि शोषण का अंत होना चाहिए और कानूनी समानता के अंतर्गत कानून के समक्ष क्षमता का विचार निहित है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है किसका? तो सामाजिक समझौता सिद्धांत का। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल मिथ्या है, ये लास्की का कथन है। और दोस्तों, अधिकार इसलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं, वे अधिकार इसलिए नहीं हैं कि उसे लागू किया जाता है। ये कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन अधिकारों के नैसर्गिक सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं बल्कि अनिवार्य है। ये कथन R.H. टोनी का है। स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये ग्रीन का कथन है। और दोस्तों, समानता का अर्थ ये है कि सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए, यानी अवसर की समानता की बात किसने कहा है? तो ये लास्की का कथन है। स्वतंत्रता अपने आप से कलह कर सकती है, ये विचार किसका है? तो अर्नेस्ट बार्कर का विचार है कि स्वतंत्रता अपने आप से कलह कर सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल मिथ्या है या कपोल कल्पना है? ये G.D.H. कोल का कथन है। अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत का श्रेय ऑस्टिन को दिया जाता है और बेंथम इसके प्रमुख समर्थक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति या गिरोह के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये कथन सेंट ऑगस्टाइन का है, जो कहते हैं यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने अपनी किस रचना में न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है? तो आप जानते हैं प्लेटो ने रिपब्लिक में न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है और रिपब्लिक को एक उपशीर्षक कंसर्निंग जस्टिस यानी न्याय से संबंधित भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक समानता जो है वो कभी भी यथार्थ नहीं बन सकती जब तक कि उसे वास्तविक आर्थिक समानता का साथ न हो। ये कथन किसका है? तो आप जान लीजिए, लास्की का कथन है। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जॉन रॉल्स के द्वारा। और मॉन्टेस्क्यू का सत्ता का पृथकता सिद्धांत यानी सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर बल देता है? तो व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। और याद रखिएगा, मॉन्टेस्क्यू का सत्ता का पृथकता सिद्धांत मुख्य रूप से स्वतंत्रता पर बल देता है। अगला प्रश्न है, जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या संज्ञा दी है? तो याद रखिएगा, जॉन रॉल्स अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय कहते हैं। अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगितावाद की निंदा किसने की? तो जॉन रॉल्स ने। अब आइए प्रमुख पुस्तकों पर देखते हैं। J.S. मिल की पुस्तक है ऑन लिबर्टी, T.H. ग्रीन की लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, लास्की की पुस्तक है आप जानते हैं ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, और जॉन रॉल्स की ए थियरी ऑफ जस्टिस महत्वपूर्ण कृति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्याय के अधिकारिता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो रॉबर्ट नोजिक ने। और वह राजनैतिक दार्शनिक जिसने न्याय में तुलनात्मक पद्धति लागू करने का सिद्धांत दिया, तो ये अमर्त्य सेन रहे। अमर्त्य सेन कल्याणकारी अर्थशास्त्र के प्रमुख विचारक हैं और ये न्याय में तुलनात्मक पद्धति लागू करने का सिद्धांत इन्होंने दिया है। स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन बनाने का सराहनीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो जॉन रॉल्स के द्वारा। और जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग क्या नहीं है? तो समान न्याय का सिद्धांत जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट नॉजिक ने जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के विकल्प को आगे बढ़ाया जिसका प्रमुख लक्षण क्या है? तो याद रखिएगा, हकदारी। दोस्तों, रॉबर्ट नॉजिक ने रॉल्स के न्याय सिद्धांत के विकल्प को आगे बढ़ाया जिसका प्रमुख लक्षण हकदारी है। अगला प्रश्न है, कौन सा विचारक ये विश्वास करता है कि जटिल समानता का सिद्धांत सामाजिक वस्तुओं के वितरण में प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो ये माइकल वाल्जर का मानना है।
अगला है कि वह संप्रभुता जो जनता को सर्वोच्च मानती है, तो ये पब्लिक सॉवरेनिटी या जन संप्रभुता है जो जनता को सर्वोच्च तथा सभी सत्ता का केंद्र मानती है। दोस्तों संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? तो संप्रभुता का मूल शब्द सुपर प्लस एनस होता है जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। अगला है दोस्तों, राज्य की सत्ता के पास अंतिम आदेश जारी करने की विशेषता है। तो वैधानिक शक्ति किसके पास है? तो विधिक संप्रभुता के पास। संप्रभुता की विशेषता क्या नहीं है? तो संप्रभुता अस्थायी, अदेय, सार्वभौमिक होती है, अस्थायी इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्य संप्रभुता को सीमित नहीं किया है। तो नमन विकारी या एनामिक दबाव समूह ने राज्य की संप्रभुता को सीमित नहीं किया है। लैटिन भाषा के सुपर एनस यानी सुपर पावर शब्द से क्या निकला है? तो ये संप्रभुता शब्द है। संप्रभुता की एक विशेषता नहीं है, तो आप जान लीजिए विभाजिता, यानी संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता है। अगला कथन है कि राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि वो आर्थिक समानता के साथ न हो। ये लास्की का कथन है। और आप देखिए, एक महत्वपूर्ण कथन है कि एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत के मौलिक अंग हैं। ये कथन किसका है? तो ये जॉन रॉल्स का कथन है। अगला है कि व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त होता है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता, उसे कौन सा अधिकार कहते हैं? तो ये है प्राकृतिक अधिकार। दोस्तों नेचुरल राइट्स या प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति का वह अधिकार है जो उसे सहज ही प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, संसदीय जनतंत्र सरकार का उत्तम रूप है। क्यों? क्योंकि मंत्री उत्तरदायी होते हैं, इसलिए संसदीय जनतंत्र सरकार का उत्तम रूप माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राल्स के सिद्धांत में न्याय निष्पक्षता के विचार का प्रवाह किससे है? तो व्यक्ति से। और राल्स का कहना है कि जो प्राथमिक वस्तुओं का वितरण होता है उसमें व्यक्ति अज्ञानता के आवरण के पीछे रहते हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव या उसका तुष्टीकरण नहीं किया जा सकता है। तो राल्स के न्याय सिद्धांत में न्याय निष्पक्षता का विचार व्यक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लॉक ने अपने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में सम्मिलित नहीं किया है क्या? तो दोस्तों लॉक ने अपने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में समानता का अधिकार सम्मिलित नहीं किया है, क्योंकि राल्स प्राकृतिक अधिकारों के अंतर्गत जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार शामिल करता है। समानता की अधिकार की बात वो नहीं करता है। अगला प्रश्न है, नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च होती है। ये कथन किसका है? तो ये आइजिया बर्लिन का कथन है। और आइजिया बर्लिन ने स्वतंत्रता के दो रूपों नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की बात कही है। और लास्ट क्वेश्चन है, राज्य का आत्म तत्व क्या माना जाता है? तो राज्य का आत्म तत्व संप्रभुता को माना जाता है। आप जानते हैं कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं, जनसंख्या, सरकार, भूभाग और संप्रभुता। इसमें संप्रभुता को सबसे महत्वपूर्ण तत्व, राज्य का जीवन तत्व और आत्म तत्व माना जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। विभिन्न परीक्षाओं के लिए सिविक्स एग्जाम बूस्टर श्रृंखला के अंतर्गत नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें हमने स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।